नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय में, तो आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि के ही इंटरवेंशन, इट मीन्स हस्तक्षेप के बारे में। हस्तक्षेप होता क्या है? देखो, छोटे स्तर पे बात करें, जब दो व्यक्ति झगड़ रहे हो तो तीसरा व्यक्ति आके उसमें दखलंदाजी कर दे, या किसी व्यक्ति के घरेलू मामले में कोई दूसरा व्यक्ति आके दखलंदाजी करे तो हस्तक्षेप कहलाता है। ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो किसी राष्ट्र के घरेलू मामले में जब कोई दूसरा राष्ट्र या फिर किसी राष्ट्र में कोई गृह युद्ध की स्थिति हो या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जिससे दूसरा राष्ट्र उसमें प्रभावित होता हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और उसके द्वारा उसमें दखलंदाजी की जाती है, तो वो हस्तक्षेप कहलाता है। हस्तक्षेप के संबंध में भिन्न भिन्न विधि शास्त्रियों द्वारा, प्रोफेसरों द्वारा परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें प्रोफेसर ओपेनहाइम मुख्य हैं। वो बताते हैं कि हस्तक्षेप किसी राज्य द्वारा एक अन्य राज्य के मामले में इस उद्देश्य से तानाशाही या अधिनायकवादी हस्तक्षेप करने को कहते हैं, जिससे या तो वस्तुओं की विद्यमान दशाओं को बनाए रखा जाए अथवा उसमें परिवर्तन लाया जाए। समझ में आई ये चीज़? प्रोफेसर ओपेनहाइम कहते हैं कि एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य में हस्तक्षेप किस उद्देश्य से किया जाता है कि जो वहाँ परिस्थितियाँ हैं या तो उसको बनाए रखा जाए या उसमें परिवर्तन लाया जाए। इसके बाद प्रोफेसर केल्सन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सभी परिस्थितियों के हस्तक्षेप का निषेध नहीं करती। उनके अनुसार यदि कोई राज्य दूसरे राज्य के मामले में शक्ति का प्रयोग द्वारा हस्तक्षेप करता है तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत इस उल्लंघन की प्रतिक्रिया के रूप में हस्तक्षेप किया जा सकता है। केल्सन क्या कहते हैं कि एक राज्य दूसरे राज्य के घरेलू मामले में अगर हस्तक्षेप करता है बिना किसी विधि को औचित्य के, तो फिर उसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हस्तक्षेप किया जा सकता है। प्रोफेसर क्विंसी राइट कहते हैं कि हस्तक्षेप प्रोफेसर क्विंसी राइट कहते हैं कि हस्तक्षेप सैनिक अथवा राजनीतिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यदि कोई राजनीतिक संदेश में आदेश या धमकी निहित है या उसमें शक्ति का प्रयोग करने की बात का समावेश है तो वो भी हस्तक्षेप कहलाएगा। क्विंसी राइट ने हस्तक्षेप को दो तरीके से बताया कि यह सैनिक और राजनीतिक दोनों तरह से हो सकता है। सैनिक शक्ति भी हस्तक्षेप कर सकती है या राजनीतिक तरीके से भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसमें आगे प्रोफेसर निकोलस ग्रीनवुड ने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 2 सब क्लोज 7 के अनुसार हस्तक्षेप न करने की नीति केवल संयुक्त राष्ट्र के लिए है और ये राज्यों पर लागू नहीं होती है। जो यूएन का चार्टर है उसका जो सिद्धांत है आर्टिकल 2 सब क्लोज 7 में, वो हस्तक्षेप न करने की बात करता है। तो इस संबंध में निकोलस ग्रीनवुड साहब कहते हैं कि ये केवल यूएन पे लागू होती है, किसी एकल राष्ट्र पे लागू नहीं होती है। इसी संबंध में एक जजमेंट आया निकारागुआ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष जो कि भारतीय थे उस समय डॉक्टर नागेंद्र सिंह, उन्होंने अपने पृथक निर्णय में इस बात पर बल दिया कि बल के गैर प्रयोग का सिद्धांत जस कॉजन्स की कोटि का है तथा संघर्षों से भरे विश्व में शांति का पदोन्नति के लिए मानवीय प्रयास की आधारशिला है। गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत की अवहेलना से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अवहेलना होगी तथा हिंसा एवं खून खराबा बढ़ेगा, जो कि अनंत विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह भी यही बात कहते हैं कि गैर हस्तक्षेप का सिद्धांत
मतलब हस्तक्षेप करने की बात गलत है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अवहेलना होगी और खून खराबा बढ़ेगा और जो कि अनंत विनाशकारी हो सकता है। हस्तक्षेप के आधार क्या हो सकते हैं? प्रारंभ में जो परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हस्तक्षेप के 9 आधार थे, जिसमें पहला था आत्मरक्षा तथा आत्मसंरक्षण, दूसरा मानवता के आधार पर, तीसरा है संधि अधिकार को लागू करने के लिए, चौथा है अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए हस्तक्षेप, पांचवा है शक्ति का संतुलन, 6 नंबर का व्यक्तियों तथा उनकी संपत्ति का संरक्षण, फिर सामूहिक हस्तक्षेप, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विधि की रक्षा हेतु हस्तक्षेप तथा गृह युद्ध में हस्तक्षेप। परंतु यूएनओ की स्थापना के बाद हस्तक्षेप के आधार सीमित हो गए। इसमें हस्तक्षेप के वर्तमान में जो आधार हैं वो ये हैं, अतः हम अध्ययन करेंगे कि वर्तमान में किस आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। उसमें पहला है आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप, दूसरा है मानवता के आधार पर, तीसरा सामूहिक हस्तक्षेप, चौथा गृह युद्ध के आधार पर हस्तक्षेप। बात करते हैं आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप। आत्मरक्षा होती क्या है? जैसे कि मैं इंडियन पेनल कोड 1860 की बात करूँ तो उसमें भी एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है कि आत्मरक्षा के आधार पर अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसी तरह विस्तृत रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है। आत्मरक्षा का अधिकार केवल ये बड़ा व्यापक है कि आत्मरक्षा का अधिकार, इसमें शक्ति का प्रयोग तभी उचित होगा जबकि आत्मरक्षा की आवश्यकता शीघ्र, प्रबल तथा ऐसी आवश्यकता हो जिससे संबंधित राज्य के पास कोई और उपाय ना हो तथा उससे निर्णय लेने का भी कोई लक्षण उपलब्ध ना हो। इस संबंध में अमेरिका के सचिव वेबस्टर के केस हुआ, कैरोलिन केस, इसे कैरोलिन के नाम से जाना जाता है। इस मामले में